Hello, good morning students. Welcome to the RPSC Learning Hub with Akansha. आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे हम राजस्थान की सभ्यता। राजस्थान की सभ्यता का फर्स्ट टॉपिक अपना है कालीबंगा की सभ्यता, क्योंकि हम सबसे पहले कालीबंगा की सभ्यता इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक जो है वो आरपीएससी का से अधिकतर क्वेश्चन इससे बनते हैं। इस वजह से हम सबसे पहले ये टॉपिक लेंगे, है ना। तो चलो पढ़ते हैं। कालीबंगा शब्द जो है उसका जो अर्थ है उसको काली काली चूड़ियां हैं। और जो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ में जिले में स्थित है राजस्थान के। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी सभ्यता किस जगह स्थित है और वहाँ पे हमको क्या-क्या प्राप्त हुआ है ना? क्योंकि राजस्थान की सारी सभ्यता ही बहुत इम्पोर्टेंट है ना? तो ये हनुमानगढ़ हमें पता है कहाँ है राजस्थान के सबसे ऊपर ही ऊपर उत्तर में, है ना? तो और इसे काली रंग की चूड़ियाँ का इसका शाब्दिक अर्थ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें अधिकतर मात्रा में काफी ज्यादा मात्रा में काले रंग की चूड़ियाँ हमको प्राप्त हुई है ना। और जो भी सभ्यताएं हैं हमारे पूरे भारत में या फिर राजस्थान में भी कह दो, वहां पे जो भी सभ्यता अधिकतर जो है वो किसी न किसी नदी के किनारे ही स्थित है। क्योंकि नदी के किनारे स्थित होने का मुख्य कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति कहीं बसता है तो उसके लिए सबसे फर्स्ट जो ज़रूरत है, नीड है, वो पानी की होती है। कोई भी जगह खेती करो आप या फिर कुछ भी शुरू करो तो उसके लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लोग कहीं पहले की जो सभ्यता में जो लोग होते थे वो अधिकतर किसी न किसी नदी के किनारे ही अपना जो बसेरा है बसाया करते थे। तो ये घग्गर नदी को हम सरस्वती नदी भी कहेंगे, है ना। सरस्वती नदी, है ना। तो ये ध्यान रखना आप कि सरस्वती नदी या फिर घग्गर नदी जो भी ऑप्शन में आए वो दोनों ही सही है ना। और इसको नदी तमा भी कहते हैं और भी इसके कई नाम है ना। द्वशदती है ना। और ये भी हमको याद रखना कि ये हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। और जो इसकी खोज करता था ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अधिकतर क्वेश्चन आता है कि इसके खोजकर्ता कौन थे, है ना। तो खोजकर्ता थे यहाँ पे अमलानंद घोष और इन्होंने 1952 में यहाँ के का खोज कार्य शुरू किया था। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर देना। अमलानंद घोष ने 1952 में सर्वप्रथम खोज की थी, है ना। और उत्खननकर्ता यहाँ पे कौन थे? उत्खननकर्ता थे ब्रजवासी लाल, ठीक है। और बी के थापर, ने बीबी लाल भी कह सकते हैं हम इनको, और बी के थापर। इन्होंने 1962 से 1969 तक, है ना, खोज की थी यहाँ पे। तो ये अपन को याद रखना, ये दोनों ही जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्खननकर्ता कौन थे और खोजकर्ता कौन थे, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। और हमें अब आगे हम ये देखेंगे कि कालीबंगा की सभ्यता की विशेषता क्या है, मतलब हमको वहां पे क्या क्या चीजें मिली है, वहां पे कैसी टाइम पे उस टाइम पे कैसे लोग रहते थे। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो कालीबंगा सभ्यता जो थी, ये मान लीजिए जैसे कि ये कालीबंगा सभ्यता है, ये पूरा एरिया है कालीबंगा का। तो ये पूरी सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी, है ना। यहाँ इसको और यहाँ पे जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे ऐसे काटती थी। जैसे कि यहाँ घर बने हुए हैं, यहाँ घर बने हुए हैं, यहाँ सॉरी साइड साइड में घर बने हुए हैं। और ये एक दूसरे को समकोण पे बराबर तौर पे काट रही है सड़कें, है ना। एकदम व्यवस्थित तौर पे यहाँ पे सड़कें बनी हुई थी। अपने यहाँ पे तो अभी के टाइम पे हर कैसे मतलब सड़कें बनी होती है, कहीं से भी कोई भी रास्ता ले लिया जाता है। पर उस टाइम पे ये जो सभ्यता थी वो काफी व्यवस्थित तरीके से बनी हुई थी। इन्हें एक दूसरे की सड़कें एक दूसरे पे काटती है, इसको
हम एक ऑक्सफोर्ड पद्धति या फिर ये भी कह सकते हैं कि जाल पद्धति या फिर ग्रीड पद्धति भी हम इसको कह सकते हैं, है ना? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, है ना? तो ये सबसे पहले ये हम ध्यान रखेंगे कि ये नगरीय सभ्यता थी, है ना? और यहाँ मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। मातृ सत्तात्मक का मतलब कि जैसे परिवार में कोई परिवार है, उसमें कोई भी फैसला लेना हो, तो आज के टाइम पे अधिकतर मतलब आदमी लोग मतलब जो भी जेंट्स होते हैं कि वो डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना है फैमिली में, क्या नहीं करना है। पर उस टाइम पे इस सभ्यता में मातृ सत्तात्मक व्यवस्था यानी जो भी फैसले घर के लिए जाते थे, वो माताओं के जो लीडर होती थी वो लेडीज होती थी, है ना? तो ये भी आप बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है कि ये कालीबंगा की विशेषता उसमें ऐसे दे देंगे कि ये नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी। सेकंड ऑप्शन दे देंगे कि ये मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी कि या फिर पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। वहां पे परिवार कैसे थे? तो वहां पे एकल परिवार पाए गए, है ना? वहाँ के जो परिवार थे वो एकल परिवार हुआ करते थे। यहाँ पे सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, मैंने कहा ना समकोण पे काटती, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है। समकोण समकोण पर काटती है ना? और इसको हम जाल पद्धति भी बोल सकते हैं और ऑक्स ऑक्स ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कह सकते हैं और या फिर ग्रीक पद्धति भी कह सकते हैं ना? तो ये भी याद रखना आप, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घरों के दरवाजे अ, मुख्य सड़क की तरफ ना खुल के पीछे की तरफ खुलते थे। यानी इसमें क्या होता था कि जैसे कि ये कोई घर है ना? अब इसका मेन गेट जो होता था ना ये जाने आने का, जो ये मेन सड़क पर ना खुल के पीछे के रास्ते से खुलते थे। अपने यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली कि हम मुख्य सड़क की ओर ही हमारा मेन दरवाजा रखते हैं मतलब। बट उस टाइम पे ऐसा होता था कि जो घर है उसका जो मुख्य दरवाजा होता था वो आगे मुख्य सड़क पर ना खुल के पीछे की जो गली होती थी उस पे खुलता था, है ना? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि वहां पे सड़कें कैसी थी, वहां पे जो दरवाजे थे वो किस तरफ से थे, मुख्य सड़क पे थे या पीछे की तरफ थे, वहां का परिवार कैसा हुआ करता था, है ना? आगे देखेंगे अब। अब ये है कि वहां पे जो अंतिम संस्कार होते थे वो कितने प्रकार के होते थे। जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो उसका संस्कार कैसे होगा? हमारे यहाँ पे जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि या फिर हम उसको गाड़ देते हैं शव को या फिर है ना हम उनको जला देते हैं, है ना? तो उस टाइम पे ये होता था कि या फिर पूर्ण समाधि होती थी यानी कि हम उसको पूरी तरह से गाड़ देते थे, है ना? और या फिर आंशिक रूप से समाधि यानी कि वो क्या करते थे कि जंगल में जाके उस जो शव होता था उसको रख देते थे और जो भी चिड़िया या फिर बाज या फिर जो भी होते थे वो उसको खा लेते थे, है ना? ठीक है। ये इतना अच्छा डायग्राम नहीं बनाया बट हाँ आप समझ सकते हैं कि जो भी चिड़िया होती थी या फिर जो चिड़िया तो नहीं कहेंगे हम, जो भी चील वगैरह पशु जानवर जो भी होते थे वो शव को खा लेते थे और बाकी की जो हड्डियां वगैरह जो बचती थी वो उसको गाड़ देते थे जमीन पे। और तीसरा ये है कि दाह संस्कार मतलब कि वो शव को जला देते थे, है ना? जैसे कि हम नॉर्मली लकड़ियाँ लेके और शव को रख के और चिता पे जला देते हैं वैसे। और एक चीज आप ये भी ध्यान रखें जब वो शव को घड़ा गाड़ते थे ना तो वो अधिकतर शव के साथ में कुछ ऐसी चीजें रखते थे यानी कि उसके कुछ सामान जैसे कि बर्तन हो गए या फिर उसके कोई आभूषण हो गए या फिर कपड़े हो गए वो भी साथ में वो गाड़ देते थे। ये उनकी परंपरा थी और एक और चीज ये है कि वो जो भी व्यक्ति को गाड़ते थे ना, ठीक है? तो जो भी व्यक्ति को गाड़ते थे उसका जो सिर होता था वो उत्तर में रखते थे और जो पैर होते थे इसके वो रखते थे दक्षिण में, है ना? तो ये आप ध्यान रखिएगा।
अ, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है। इसमें सारे पॉइंट एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। आप किसी को भी मतलब ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, है ना? और सबसे पहले जो भूकंप के साक्ष्य हमको मिले हैं किसी सभ्यता पे, तो वो इसी सभ्यता में मिले, है ना? ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम किसी सभ्यता में अगर भूकंप के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं, तो वो इसी सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से हमको प्राप्त हुए हैं। यहाँ की जो नालियाँ होती थी वो लकड़ी से निर्मित होती थी, है ना? तो इन्हें इसको कास्ट की नालियाँ भी बोल सकते हैं, है ना? कास्ट की, सॉरी, कास्ट की नालियाँ, है ना? कास्ट की नालियाँ मतलब लकड़ी की नालियाँ होती थी यहाँ पे। देखो उस टाइम पे भी मतलब यहाँ पे नालियाँ हुआ करती थी, वो भी लकड़ी की। हमारे यहाँ पे तो अभी तक भी मतलब ऐसी कई जगह है जहाँ पे अभी तक भी नालियाँ नहीं है। तो वहाँ नगरीय सभ्यता होती थी, वो काफी लोग आगे थे, हम मतलब इतने पिछड़े हुए भी नहीं थे। इस सभ्यता में खुदाई में हमको कई सारी चीजें मिली है ना, ये वाली चीजें आपको याद रखना है। जैसे कि कुछ मुद्राएं मिली है जिसपे महिलाओं के चित्र बने हुए हैं, है ना? और कुछ व्याघ्र की मुद्राएं मिली हैं। और हाँ, ये भी बहुत, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमको यहाँ से जूते हुए खेत मिले, है ना? एक सेकंड में इसको और थोड़ा लिख देती हूँ, है ना? जूते हुए खेत, जैसे कि हम कहते हैं, जैसे आज भी हम देखते हैं कि आ, कोई खेत है जैसे कि, है ना? वहां जैसे मिट्टी है सिर्फ, है ना? कुछ बोया नहीं है। उससे पहले हम खेत को जोते हैं, है ना? बैलगाड़ी से या फिर मशीनों से। ऐसे जैसे आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे लाइंस रहती है, मिट्टी साइड साइड में हो जाती है ना? और बीच में से खाली हो जाता है ना? तो उसको हम जूते हुए खेत, तो हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं जूते हुए खेत, कालीबंगा से, है ना? और यहाँ से हमको अलंकृत ईंटें भी मिली है ना? और यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि जो मकान बनाए जाते थे ना, मकानों में जो ईंटों का प्रयोग होता था, है ना? ईंटों का जो प्रयोग होता था यहाँ पे, वो कच्ची ईंटों का होता था, है ना? कच्ची ईंटों का प्रयोग, कच्ची ईंटों का बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे जो फर्श होती थी, जैसे कि घर की जो ये फर्श है, वो अलंकृत होती थी, मतलब उस पे कुछ ना कुछ चीजें ऐसी बनी होती थी, है ना? ये अलंकृत, जैसे कुछ भी डिजाइन हो गई, है ना? तो अलंकृत फर्श, अलंकृत फर्श हमको यहाँ से प्राप्त हुई है। और कच्ची ईंटों का प्रयोग हमें पता लगा है कि यहाँ पे होता था। भवन और मकान में दरारें भी हमको प्राप्त हुई, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि भूकंप के साक्ष्य हमको यहाँ से मिले हैं, तो मकानों पे हमें यहाँ पे दरारें भी मिली है। और ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि लकड़ी की नालियां होती थी वहां पे। और तंदूरी भट्टियां भी पाई गई है वहां पे, मोहरे भी पाए गए। और यहाँ पे एक बेलनाकार मोहरे भी मिली है ना? बेलनाकार मोहर। और ये मोहर मोहर जो है ना, बेलनाकार, इस तरह की, इस तरह की बेलनाकार मोहरें हमको मिली है। और ये मोहरें एकदम मेसोपोटामिया में जैसे हमको मोहरें प्राप्त हुई है, वैसी की वैसी मोहर हमको यहाँ पे भी प्राप्त हुई है। तो ऐसा कहा जाता है कि मेसोपोटामिया और कालीबंगा के बीच में कुछ व्यवसाय होता था, इस कारण शायद हमको यहाँ पे सेम वैसी ही मोहरें मिली है जैसे कि वहां से मिली है ना? और यहाँ पे हमको उस्तरा भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें हमको, हमें कालीबंगा में प्राप्त हुई। और भी कई सारी चीजें हैं जो हमको मिली है, जैसे कि हमको ये भी साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ के जो लोग थे, वो एक खेत में, जैसे कि कोई खेत है, उसमें जैसे कि दो फसलें एक साथ बोते हैं। जैसे कि उन्होंने एक टाइम चना बो दिया, फिर सरसों बो दी, फिर चना बो दिया और फिर सरसों बो दी। तो ऐसे एक साथ दो फसलों को भी उगाने के साक्ष्य इनको वहां से इनको प्राप्त हुए हैं। वहां पे हमको 7 अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई है। अग्नि वेदिका मतलब कि जो यज्ञ वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा, अभी भी होते हैं वैसे।
7 अग्नि वेदिकाएँ हमको जिसमें यज्ञ करते हैं वो हमको प्राप्त हुई है वहाँ से। और हमको ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे खुदाई कितनी बार करी हुई, कितने स्तर पर की गई है। तो यहाँ पे 5 स्तर पर, मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 स्तर पे हमको यहाँ पे खुदाई की गई है यहाँ पे, है ना। तो हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे कई सारी मोहरें मिली है, जुते हुए खेत मिले हैं, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, अलंकृत फर्श प्राप्त हुई है हमको, और भवनों पे दरारें मिली है, लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई है हमको, और तंदूरी भट्टियाँ मिली है, मोहरें प्राप्त हुई है, उसरा मिला है, और 2 तरह की फसलों का के बारे में हमको यहाँ से जानकारी मिलती है। यहाँ अग्नि वेदिकाएँ भी हमको प्राप्त हुई है, और 5 स्तर की जो खुदाई है वो भी हमको पता चला है वहाँ से। और मकान कच्ची और पक्की ईंटों से बने, एक्चुअली पक्की ईंटों से नहीं बने हैं यहाँ पे, सिर्फ कच्ची ईंटों से ही यहाँ पे आ, हमको प्राप्त हुई है घर, कच्ची ईंटों से बने। प्रारंभ में यह कच्ची ईंटें थी, इसलिए सभ्यता को दीनहीन सभ्यता भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहीं बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि दीनहीन सभ्यता किस सभ्यता को कहा गया है, फिर दीनहीन बस्ती किस सभ्यता को कहा गया है। तो आप ये चीज याद रखिएगा, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ जो ईंटों का आकार था वो उसकी साइज भी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली यहाँ गलत दे रखा है, यहाँ पे 75 नहीं है, यहाँ पे 1 है ना, यानी कि 15 है। तो 30 इंटू 15 इंटू 7.5, है ना, ये यहाँ की ईंटों की साइज हुआ करती थी। और हमको यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट याद रखना है कि वहाँ जो बालक, एक खोपड़ी मिली है हमको एक बालक की, उसमें 6, है ना, 6 छेद मिले हैं, जो शीर्ष छेदन यानी शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती थी कि उस टाइम पे शल्य चिकित्सा की जानकारी लोग रखा करते थे, है ना। तो कालीबंगा सभ्यता का कार्यकाल हम देखेंगे, ये ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता का कार्यकाल क्या रहा है ना। तो इसको जो कार्यकाल जाना गया है वो किस पद्धति के द्वारा जाना गया है, ये भी इम्पोर्टेंट। तो कार्बन यानी कि सी कार्बन डेंटिंग है, फिर कार्बन डेंटिंग पद्धति के द्वारा यहाँ जाना गया है कि उसका कार्यकाल क्या था, है ना। तो 2350 ईस्वी पूर्व, है ना, ईसा पूर्व है ये, से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। ये आप इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दीजिए, है ना। कार्बन डेंटिंग पद्धति द्वारा ये जाना गया है कि इसका कार्यकाल क्या था, 2350 से 1750, ठीक है। और यहाँ का जो प्रिय जानवर था वो कुत्ता था, और यहाँ के लोग ऊंट को भी इससे भी परिचित थे, गाय भैंस बकरी घोड़ा इन सब से भी परिचित थे, है ना, पर इनका प्रिय जानवर कुत्ता था। विश्व में प्राचीनतम नगर के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं, है ना, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। और हमको यहाँ पे मूर्ति पूजन या देवता पूजन, चित्रांकन या मूर्ति का कोई प्रमाण नहीं मिला हमको। यहाँ पे कोई ना मंदिर मिले हैं, ना मस्जिद मिले हैं, ना ही गुरुद्वारा मिले हैं, नहीं कुछ और मिला, चर्च मिले, कुछ भी हमको ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ है कि जिससे कि हम ये कह सके कि ये देवी देवताओं की पूजा करते थे, है ना। पर हाँ, हम ये कह सकते कि यहाँ से हमको स्वास्तिक स्वास्तिक के चिन्ह जरूर प्राप्त हुआ है ना। वहाँ स्वास्तिक का चिन्ह देखा गया है, पर कोई मूर्ति हमको यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा गया है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए। और ये किसने कहा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है ना। और पिगट ने कहा है
कि हड़प्पा की ये दूसरी राजधानी है कालीबंगा, है ना? जुड़वा राजधानी है। यानी कि जुड़वा राजधानी मतलब कि दोनों सिमिलर ही है ना? हड़प्पा की जुड़वा राजधानी ये पिंगट कहता है। यहाँ स्वास्तिक का चिन्ह हमको प्राप्त हुआ, ये मैंने आपको बताया ही है ना? और जो यहाँ ये जो जैसे कालीबंगा सभ्यता है, तो यहाँ पे हमको दो हिस्सों में टीले प्राप्त हुए है ना? इसके दो हिस्से कर लो, जैसे कि दो तरफ से, है ना? तो एक जो हिस्सा है वो है नगर टीला, है ना? एक सेकंड। जैसे कि ये नगर है, और इसमें जो आधा हिस्सा हम बना लेते हैं कि ये नगर टीला है, और आधा है आम टीला, है ना? ने एक तरफ जो नगर टीला है वहां पे जो जैसे कि वहां के जो मंत्री है और जो भी ऊंची पोस्ट पे जो भी वहां के लोग उस टाइम हुआ करते थे, वो लोग वहां निवास करते थे। यहाँ पे आम लोगों आम लोग नहीं जाया कर सकते थे, है ना? यहाँ पे जो भी लोग रहते थे वो मंत्री वगैरह, उनके जो खास होते थे, वो लोग रहा करते थे। यहाँ आम लोगों का जाना मना था। और जो आम टीला था वहां पे आम लोग रहते थे, यानी कि जो छोटा मोटा काम करते हैं वो लोग आम टीले में रहा करते थे, है ना? तो आज हमने क्या पढ़ा है, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे उसको, ताकि हम उससे भूले ना, क्योंकि हम कितनी बार ऐसा होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं पर हम उसको रिवाइज नहीं करते, जिस कारण हम उससे पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो हम काली गंगा, है ना? तो कालीबंगा में हमने पढ़ा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हमने पढ़ा है कि इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमको चूड़ियाँ प्राप्त हुई है ना? और कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, तो ये हनुमानगढ़ जिला जिला, है ना? तो यहाँ पे है। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये घग्गर नदी के, है ना? या फिर सरस्वती। और यहाँ पे जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? खोजकर्ता अमलानंद घोष। और इन्होंने कब खोज की सर्वप्रथम? 1952 में। और यहाँ के उत्खनन करता है बीबी लाल और बीके थापर। इन्होंने 1962 से 1969 तक, है ना? और हमें यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो हमको यहाँ पे हमने यहाँ क्या क्या साक्ष्य हमको प्राप्त हुए, वो है अलंकृत फर्श, है ना? कच्ची ईंटें और लकड़ी की नालियाँ, और यहाँ पे मातृ सत्तात्मक परिवार थे। एकल परिवार, 7 अग्नि वेदिकाएं, है ना? और यहाँ का प्रिय जानवर कुत्ता, है ना? और ये ऊंट बकरी गाय भैंस से भी परिचित थे, है ना? और
यहाँ पे हमको मिट्टी की बैलगाड़ी भी मिली है ना, ये मैंने आपको बताया नहीं उस टाइम पे। मैं भूल गई थी। मिट्टी की बैलगाड़ी है ना, ये इम्पोर्टेंट है। मिट्टी की बैलगाड़ी भी हमको यहाँ से मिली है ना। और भी कई सारी चीजें ऐसी है जो हमको यहाँ से मिली है। भूकंप के साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त हुए। जूते हुए खेत, है ना। और दो तरह के टीले, है ना। और हमको क्या प्राप्त हुआ है यहाँ से। और ये भी जानेंगे कि ये 2350 से ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व इसका कार्यक्रम है, कार्यकाल। और तो ये खास खास चीजें थी कि हमें जो ध्यान रखना बहुत जरूरी था, है ना। कि यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट है चीजें। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसका हर एक पॉइंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको दीनहीन सभ्यता कहते हैं, है ना। तो ये थी आज हमारी क्लास जो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इसको दोबारा देखिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बार बार देखते हैं तो हमको और अच्छे से याद हो जाता है ना। तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय।